हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोलॉजी का मोस्ट इनोवेटिव मोस्ट इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग पे फोकस किया जाता है, यानी कि जीन्स के साथ मैनिपुलेशन करना। जो भी एक डिजायरेबल जीन है उसे आइडेंटिफाई करके उसके होस्ट सेल से, उसके सोर्स सेल से आइसोलेट किया जाता है और फिर उस जीन को एक क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प से उसके होस्ट सेल में भेजा जाता है। सोर्स एंड होस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। सोर्स वो सेल है जहां से आप जीन को आइसोलेट करोगे, होस्ट वो सेल है जहां पर आप जीन को इंसर्ट करोगे। ठीक है, दोनों ही केसेस में सेल प्रोकैरियोट भी हो सकती है, यानी आप बैक्टीरिया को भी यूज कर सकते हो, या फिर यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, वेदर अ प्लांट सेल और द एनिमल सेल और अ फंगल सेल, एनीथिंग। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में मेनली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं। हालांकि हमने पढ़ा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ बायोटेक में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, प्रोसेसिंग, जिसमें कि क्या करते हैं, जो हमने मॉडिफाई किया है ना होस्ट सेल को। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने एक जीन को कहीं से निकाल कर एक होस्ट सेल में डाल दिया तो क्या मैंने उस होस्ट सेल में एक नया जीन ऐड कर दिया है? तो क्या मैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल बोल सकती हूँ? और उस सेल से अगर एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो बिल्कुल वही जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसी को बनाने का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बट जो आपने सेल यहाँ पर मॉडिफाई की है ना, आपको उस सेल को कल्चर भी तो करना होगा। तो उसके कल्चर करने से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, जो भी इनोवेशंस हैं, वो जिस ब्रांच में किए जाते हैं उसको कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहले हमें इस चैप्टर में जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो सबसे मेन टेक्निक है, मैंने आपको बताया था RDT, शॉर्ट में इसको RDT यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके सारे बेसिक्स बताए थे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि सोर्स सेल क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, होस्ट सेल क्या है, ये जो जीन आप निकाल रहे हो इसके कई सारे नाम हैं। इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, इसे एलियन डीएनए कह सकते हो, है ना, इसको एक इंसर्ट कह सकते हो जो आप डाल रहे हो, फॉरेन जीन कह दो, कोई भी नाम से बुला सकते हो आप इसको। बस आपने इसको आइसोलेट करना है और एक दूसरी सेल में डालना है। पर ये इतना ईजिली नहीं हो जाता कि किसी सेल में से जीन निकाल लिया और दूसरी सेल में डाल दिया। सोचो आप बायोटेक में कितने माइक्रोस्कोपिक मतलब अल्ट्रा लेवल पर काम कर रहे हो, कहाँ तो हमें सेल भी नहीं दिखती, वो देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। हम इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं सेल के जीनोम के डीएनए के जीन पर, वो हमें निकालना है और एक दूसरी सेल में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ टेलरिंग तो हो रही है जीन्स की, बट ऐसा नहीं है कि जैसे एक टेलर क्लोथ को रखकर अपने सामने कैंची से कट करके अपने मनचाही डिजाइन बना देता है। यहाँ पर जो भी प्रोसेस आप पढ़ेंगे ना, वो सब बच्चों एक तरह से किस लेवल पर हो रहा है, कल्चर मीडियम में चीजें हैं, टेक्निक्स हैं आपके पास, आप उन्हें वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो और सारी चीज़ें उसमें हो रही हैं। आपको दिखेगा नहीं कि हाँ भाई जीन निकल गया है, ये रहा, इसको उठा के डाल दो, सब कुछ बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके टूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रोसेस भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, बट पहले हमें कुछ टूल समझने हैं कि अगर RDT को कहीं भी लेबोरेटरी में करना है तो उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैरा, नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग, अच्छा डू रिमेंबर, इसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हो, इसे आप RDT भी कह सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। एंड व्हाट आर द की टूल्स ऑफ दिस टेक्निक? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम पढ़ के ऐसे लगता है जैसे किसी चीज को रोक रहे हैं। बिल्कुल, जो इनकी डिस्कवरी हुई वो इसी बेसिस पर हुई थी, अभी बताऊंगी मैं आपको, इसीलिए इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। लेकिन बायोटेक में इनका काम क्या होता है? किसी को रोकना नहीं, बल्कि किसी चीज को काटना। वो किसी चीज क्या है? वो डीएनए है। इसलिए आप हमेशा जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्ड पढ़ो तो इनका दूसरा नाम भी याद रखना बच्चों, मॉलिक्यूलर सिजर्स। ये एक्चुअली कैंची का काम करते हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी में, इसलिए ये मॉलिक्यूलर सिजर्स कहलाते हैं। अदरवाइज इनका जो नेटिव एक्शन है ना, जहां से बैक्टीरियल सेल से इनको आइसोलेट किया गया था, तो नेचर ने बैक्टीरिया को
ये एंजाइम्स क्यों दिए हैं? किसी एक पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए, इसलिए इनका जो डिस्कवरर है आर्बर, उन्होंने इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम दिया। ठीक है, तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आप एक टेक्निक पढ़ोगे बच्चों, पीसीआर टेक्निक, या मान लो मैंने इस जीन को एक होस्ट सेल में डाल दिया, कल समझाया था मैंने आपको, तो उस होस्ट सेल में उस जीन की मल्टीपल कॉपीज भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो अगली सेल में ट्रांसफर होगा, तभी तो पूरा ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई होगा। तो उसके लिए आपको पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, चाहे वो सेल में हो रहा है, चाहे आप सेल से बाहर कर रहे हो। दिस इज द की एंजाइम। पूरे प्रोसेस में डीएनए का रेप्लिकेशन, उस जीन का कॉपीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों, वो है लाइगेज। इसका जिक्र बार बार नहीं हुआ है चैप्टर में, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मैं आपको कहूंगी कि जीन को कट करके निकाला है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया गया है। जब भी मैं कहूंगी कि जीन को किसी दूसरे डीएनए पर जोड़ा गया है तो बट ऑब्वियस वहां पे कल्चर मीडियम में हमने लाइगेज भी ऐड किया है। ओके, देन एक और सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स। कल हमने थोड़ी बहुत बात की थी, आज और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड कहां पर इंसर्ट कर रहे हो आप? एक होस्ट सेल में, जिसके लिए आपको होस्ट सेल को क्या बनाना होगा बच्चों? कॉम्पिटेंट बनाना होगा। कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब आपको कोई एक ऐसा मेथड यूज करना होगा जिससे आप उस पीस ऑफ डीएनए को होस्ट सेल में भेज सको, क्योंकि होस्ट सेल अपने आप नहीं कल्चर मीडियम में से डीएनए के पीस को उठा लेंगी। आपको कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे जिनको बोलते हैं जीन ट्रांसफर मेथड्स। ठीक है, तो ये इनमें से कोई ना कोई मेथड आपको हर आरडीटी के दौरान यूज करना पड़ता है। ओके, तो ये बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आरडीटी में रिक्वायर्ड है। इस टॉपिक में 3 टूल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दूसरा क्लोनिंग वेक्टर्स, एंड थर्ड कॉम्पिटेंट होस्ट यानी कि जीन ट्रांसफर मेथड्स। बाकी सब इनके साथ साथ में ही डिस्कस हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अच्छा, उससे पहले मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है बच्चों कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बायोटेक्निक के दौरान हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और लाइगेज तो चाहिए ही चाहिए, बट 2 कैटेगरीज और चाहिए हमको एंजाइम्स की। एक तो हमको चाहिए बच्चों लाइटिक एंजाइम। मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे सोर्स सेल से जीन को निकालना है, तो ऐसा तो नहीं है सोर्स सेल एज इट इज इंटैक्ट रहेगी और आपने उसमें से जीन को निकाल लिया। अगर आप किसी डीएनए से एक पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करना चाहते हो तो पहले तो उस डीएनए को सेल से फ्री करो, यानी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, सेल के सारे कंपोनेंट्स को अलग करना पड़ेगा। फिर आपको पता है कि जो डीएनए है वो क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में होता है, यानी वो आरएनए, प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह के साथ, आरएनए के साथ तो उलझा ही रहता है क्योंकि आरएनए बनता रहता है उससे, प्लस हिस्टोन प्रोटीन से उसकी पैकेजिंग भी तो होती है हमारे केस में, यूकैरियोट्स के केस में। तो उस डीएनए को उन प्रोटीन से भी फ्री करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जब आप यहाँ तो नहीं दिया, बट जब आप टेक्निक पढ़ोगे ना अभी आरडीटी की इसी चैप्टर में आगे, तो वहां पर ये सारे एंजाइम्स का नाम आएगा कि हमें अगर सेल से पहले डीएनए को आइसोलेट करना है फिर आप जीन को कट कर सकते हो। तो सेल से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए वी वुड रिक्वायर ऑल दीज एंजाइम्स। जैसे कि अगर सबसे पहले मान लो आपकी सोर्स सेल में कोई सेल वॉल है, सपोज बैक्टीरियल सेल है, तो यू नो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल को तोड़ता है लाइसोजाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम अब तुम पढ़ते नहीं हो, वरना हमारी सलाइवा में, हमारे टीयर्स में, सब जगह नेचर ने लाइसोजाइम डाला है बच्चों, जिससे बैक्टीरिया अगर घुसने की कोशिश करे ना तो पहले ही उन पर लाइसोजाइम अटैक कर दे। ठीक है, देन अगर आप एक फंगल सेल को यूज कर रहे हो तो काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज, प्लांट सेल को यूज कर रहे हो तो सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज, है ना। तो आपको कोई ना कोई सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम यूज करना पड़ेगा अगर ऐसी सेल है तो। एनिमल सेल है तो इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वगैरह है या अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं डीएनए के साथ उलझे हुए, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उन सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स डालेंगे। एंड लास्टली हमको हिस्टोन प्रोटीन्स को भी अलग करना होगा, तब जाके आपको डीएनए प्योरीफाइड फॉर्म में मिलेगा। अब उस डीएनए पर आगे का वर्क होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना आरडीटी में, वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, जिसमें ये सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। यहां पर मैंने सीधा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ना लिखकर पहले लिखा है क्लीविंग एंजाइम। क्लीव करना यानी किसी चीज को कट करना। ठीक है, एक क्लीवेज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं, वहां पर क्लीवेज का मतलब था जब सेल्स डिवाइड कर रही थी। नॉर्मली क्लीवेज का मतलब होता है कट करना, क्लीव करना। ठीक है, मिक्स नहीं होना चाहिए।
तो अगर हम क्लीविंग एंजाइम्स की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, आपको डीएनए पे कट लगाना है तो आपको न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियेजेज ही तो चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है उसका नाम होता है न्यूक्लियेजेज। अब वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो न्यूक्लियेजेज जो है वो 3 तरह के होते हैं बच्चों, एक्सोन्यूक्लियेजेज, एंडोन्यूक्लियेजेज, और एंडो की ही एक स्पेशल कैटेगरी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग तो सीधा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बट आगे इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में इन दोनों के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो मैं आपको यहीं पर शुरू में बता दूं बच्चों एक बार कि ये जो 3 कैटेगरी मैं आपको बता रही हूँ एंजाइम्स की, ये कौन कौन सी होती है देखना एक बार कि यहाँ पर, एक मिनट ज़रा स्लाइड को हम ऊपर ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अगर हम 3 तरह के न्यूक्लियेजेज एंजाइम्स को देखें, दिस इज द स्लाइड ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियेजेज, तो देखना ज़रा कितना मेजर डिफरेंस है तीनों में। एक्सो और एंडो न्यूक्लियेजेज क्या करते हैं, ये दोनों ना डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें से किसी एक ही स्ट्रैंड पर कट लगाते हैं, जबकि जो बायोटेक में हमारे काम आने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज, ये देखो आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर कट लगाते हैं, इसीलिए बायोटेक में इसको यूज़ किया जाता है। हमें कोई ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थोड़ी ना चाहिए, हमको तो एक पीस ऑफ जीन निकालना है, तो वो पीस ऑफ जीन निकालने के लिए ज़रूरी है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर कट लगे। ठीक है, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज इन दोनों से क्यों अलग है, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रैंड को कट करते हैं, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दोनों पे कट करते हैं। दूसरी बात, एक्सोन्यूक्लियेजेज, जो कि नीट में कई बार क्वेश्चन आता है, एक्सोन्यूक्लियेजेज हमेशा जब भी डीएनए पर कट लगाएंगे ना बच्चों, तो एंड पर कट लगाएंगे, किसी भी एंड पर लगा सकते हैं, और जो पीस अलग होगा वो एंड पर से होगा, इसलिए इनका नाम है एक्सो। ठीक है, बाहर की तरफ। जबकि एंडोन्यूक्लियेजेज डीएनए के स्ट्रैंड पर कहीं भी बीचों बीच कट लगाएंगे, तो जो न्यूक्लियोटाइड अलग होंगे वो बीच में से होंगे, विद इन द डीएनए होंगे, तो इनका नाम पड़ गया एंडोन्यूक्लियेजेज। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को एंडोन्यूक्लियेजेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी ये डीएनए पर कट लगाते हैं तो विद इन द डीएनए ही लगाते हैं, इसलिए हैं तो ये एंडोन्यूक्लियेजेज। बट ये दोनों स्ट्रैंड पर कट लगाएंगे, इसलिए इन वाले एंडोन्यूक्लियेजेज से थोड़े से मॉडिफाइड हैं, डिफरेंट है। ठीक है, तो इन तीनों में से बायोटेक में हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज को। एक बात ये क्लियर हो गई क्या? देन अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स पे। तीसरा एक और तरह का एंजाइम जिसका जिक्र इस पूरी बायोटेक में कहीं नहीं किया है, बट तुम देखना पीवाईक्यू में 1-2 बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इस एंजाइम का नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम क्या करता है समझना। मैंने तुमको इतना सा बेसिक बताया था कि जब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करना होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करने के लिए अगर मान लो ये एक प्लाज्मिड है, एक डीएनए है, प्लाज्मिड भी एक डीएनए होता है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मैम हमें ये नहीं पता प्लाज्मिड क्या है, इसका मतलब फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, बेसिक है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। बायोटेक में एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक पूरी बायोटेक देखोगे तो मेरा प्रॉमिस है नीट में जो भी 10-12 क्वेश्चन बायोटेक से आते हैं आपके सारे सही होंगे, बट बीच में एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये प्लाज्मिड है, एक डीएनए है, और इस डीएनए पर मैं एक पीस ऑफ डीएनए ऐड करना चाहती हूँ, तो इसमें जगह तो बनानी पड़ेगी ना, तभी तो आप इस पीस ऑफ डीएनए को ऐड करोगे। तो मान लो मैंने इस प्लाज्मिड पे कट लगाया, जैसे आपको पता है कट कैसे लगाता है, जनरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड्स बनाते हैं, तो इस तरह का कुछ कट लगा देते हैं, है ना। एक पीस ऑफ डीएनए को यहाँ से निकाल दिया जिससे नया पीस ऑफ डीएनए यहाँ जुड़ सके। ओके, तो जब इसने कट लगा के एक पीस ऑफ डीएनए को हटाया, तो वो जो पीस ऑफ डीएनए वो वापस जुड़ने की भी तो टेंडेंसी रखता है, भाई यहीं से निकला है तो क्या पता इसी के साथ जाके जुड़ जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। या फिर कहीं ये दोनों जो हैं, ये दोनों अगर मान लो इसने इसको ऐसे खोला है, जस्ट ऐसे खोला है जस्ट, तो यहाँ पर ये दोनों वापस आपस में लाइगेट ना हो जाए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो, यानी इसके जो एंड्स हैं वो वापस सेल्फ लाइगेट ना हो जाएं, इसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा टैग कर दें, कोई ऐसा मॉलिक्यूल लगा दें जो इनको आपस में जुड़ने ना दे। तो वो काम कौन करता है बच्चों? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। वो क्या करता है? फॉस्फेटेज यानी फॉस्फेट ग्रुप। आपको पता है ना डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, जेनेटिक्स में पढ़ा है हमने, तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता ही है। तो ये जो एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, एंड वाले न्यूक्लियोटाइड पर, उस फॉस्फेट ग्रुप को कुछ समय के लिए हटा देता है, जिससे कि ये एंड्स आपस में सेल्फ लाइगेट ना हो। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या लिखा है मैंने देखना, इट रिमूव फॉस्फेट ग्रुप एट 5 एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन ऑफ प्लाज्मिड।
और यू में से रीसर्क्युलराइजेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। एंड देन लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इसको सिंपली बच्चों मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, क्योंकि ये चिपकाने का काम करता है। ये है मॉलिक्यूलर सिजर्स और ये है मॉलिक्यूलर ग्लू। जब भी आपको दो पीसेस को जोड़ना है, डीएनए को दूसरे पीस से जोड़ना है, तो यू ऑलवेज रिक्वायर लाइगेज एंजाइम, ठीक है। आगे बढ़ें तो इन सारे एंजाइम्स में से जो डिटेल में हमें दिया है एनसीईआरटी में वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक ही बात है, चाहे आप इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह दो या आप इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज कह दो, ठीक है। देखें, इन द ईयर 1963 कल हमने पढ़ा था जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो बनाया था कोहेन एंड बोयर ने, याद है, कोहेन एंड बोयर ने बनाया था। इन विच ईयर 1972 में कोहेन एंड बोयर ने, मैंने आपको बताया था ना डायग्राम बना के, साल्मोनेला टाइफी से प्लाज्मिड निकाला, उस पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़ा, फिर इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ई कोलाई में डाला, ओके। तो इसके लिए ये जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उन्होंने 1972 में बनाया था, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो पहले ही डिस्कवर हो चुके थे। कब हुए थे? 1963 में। अब तुम्हारी बुक में ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइंस दे रखी हैं, बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेल बताती हूँ, बहुत ईजी है समझना। कि आर्बर जो कि 1963 में कुछ वर्क कर रहे थे ई कोलाई बैक्टीरिया पर, ठीक है। उन्होंने क्या देखा बच्चों कि ई कोलाई बैक्टीरिया में ना उनको 2 स्पेशल एंजाइम्स मिले। क्या मिले? 2 स्पेशल एंजाइम्स मिले। ये ऐसे एंजाइम्स थे जिनके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था, और ये जो 2 एंजाइम थे इनका फंक्शन देखना क्या था। E1 की बात बाद में करूंगी, E2 की बात करती हूँ पहले। उन्होंने देखा कि एक ऐसा एंजाइम बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकता है। अब किसी बच्चे को ये तो ऐसा तो नहीं है, ये नहीं पता कि फेज क्या होता है। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में भी, इस चैप्टर में भी, कि फेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है, उसके अंदर भेजता है अपने जेनेटिक मटेरियल को। हर्शे एंड चेज में हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट में, जिससे ये खुद को मल्टीप्लाई कर सके। तो आर्बर ने क्या देखा कि एक तरह से आप यूं समझो ना, बैक्टीरिया के लिए ये पैथोजन हुआ कि नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो अगर हमारी बॉडी पे कोई पैथोजन अटैक करता है तो नेचर ने हमें इम्यून सिस्टम भी तो दिया है उससे लड़ने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही नेचर ने बैक्टीरिया को भी एक इम्यून सिस्टम दिया है। क्या दिया है? ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, जैसे ही फेज का डीएनए बैक्टीरिया में आता है, अगर ये एंजाइम उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है हर बैक्टीरिया में ये एंजाइम मिले ही मिले आपको, अगर ये एंजाइम बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो उन्होंने क्या देखा आर्बर ने कि ये एंजाइम ना इस डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये एंजाइम कैंची की तरह फेज के डीएनए को काट देता है, ठीक है। वो बाद में पता चला था कि ये स्पेसिफिक जगह पर काटता है। उन्होंने तो ये देखा इसने फेज के डीएनए को ही काट दिया। अगर फेज का डीएनए ही कट जाएगा तो ये बैक्टीरिया के मेन जीनोम में इंसर्ट नहीं हो पाएगा और यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो बैक्टीरिया इज सेफ, यस और नो। तो बैक्टीरिया के इस एंजाइम ने क्या किया, फेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया ना, इसलिए आर्बर ने इनको नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या नाम दिया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कि भाई बैक्टीरिया के पास नेचुरली मुझको ऐसे एंजाइम मिले हैं जो फेज की ग्रोथ को रोकते हैं, पर रोकने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो फेज के डीएनए को कट कर सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत हुई इस रिसर्च की कि नेचर में एक ऐसा एंजाइम एग्जिस्ट करता है जो डीएनए पर कट लगा सकता है, ठीक है। और आगे रिसर्चेज हुई, सिर्फ आर्बर ने ही नहीं बल्कि बाद में 5 years लेटर स्मिथ ने, फिर बाद में नथान्स ने इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे और डिटेल में वर्क किया। अभी बताऊंगी आगे क्या क्या वर्क था। और इन तीनों को मिलकर नोबेल प्राइज मिला कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी और उसके यूज के लिए इन द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। पर यहाँ पर आर्बर के दिमाग में एक और बात आई कि यार अगर ये एंजाइम फेज के डीएनए पे कट लगा रहा है तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की ही तो सीक्वेंस होती है, तो क्या पता वो सीक्वेंस खुद बैक्टीरिया के डीएनए में भी हो, और क्या पता ये एंजाइम अपने ही डीएनए पर कट लगा दे। इसको क्या पता मेरा डीएनए या किसी और का, इसका काम तो है कि डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर कट लगाएगा ये, ठीक है। और नो डाउट कहीं ना कहीं सीक्वेंसेस तो मैच करती ही हैं। अगर सेम ऐसी ही सीक्वेंस बैक्टीरिया के डीएनए पर भी हुई जो कि थी एक्चुअली में, तो ये यहाँ क्यों नहीं कट लगा रहा भाई? और अगर यहाँ कट लगा दिया तो फिर ये तो अपने ही डीएनए को डैमेज कर रहा है। तो उन्होंने साथ में एक और एंजाइम डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि बैक्टीरियल सेल्स में एक और एंजाइम होता है जिसको मिथाइलेटिंग एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम
खुद के डीएनए की उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को मिथाइलेट कर देता है, यानी वहां पर मिथाइलेशन कर देता है। आपके लेवल पर यूं समझ लो, उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर मास्क लगा दिया। वो मास्क किसका है? मिथाइल ग्रुप का। अगर वो डीएनए मिथाइलेटेड है तो ये एंजाइम इस पर कट नहीं लगाएगा। तो दूसरा एंजाइम खुद के डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए इस एंजाइम का नाम है मिथाइलेटिंग एंजाइम। इसका हमारी बायोटेक में कोई यूज नहीं है, तो इस पर और कोई फर्दर आपको बात नहीं करनी। बस डिस्कवरी के वक्त आर्बर ने ई कोलाई में 2 एंजाइम्स को साथ में डिस्कवर किया था। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, में लिखा है कि इन द ईयर 1963, आप यहाँ पर लिखना आर्बर डिस्कवर्ड दैट 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage is a virus not bacteria in E. coli। कौन से बैक्टीरिया पे किया था एक्सपेरिमेंट? वही सबका फेवरेट बैक्टीरिया ई कोलाई। उन्होंने इन 2 एंजाइम्स को आइसोलेट किया और बताया कि one of these added methyl group to DNA while the other cut DNA। कितना सिंपल फॉर्म में लिख दिया, जबकि एक्चुअली में इसको लिखना चाहिए था कि one of the enzyme methyl self DNA, methylated self DNA, while another enzyme will cut the phage DNA to restrict the growth of bacteriophage। ओके, तो उन्होंने इस दूसरे एंजाइम का, द लेटर वॉज कॉल्ड, दूसरे एंजाइम को नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। एंडो इसलिए क्योंकि विद इन द डीएनए कट लगाता है, ठीक है। ओके, तो बस यहाँ पर इसकी डिस्कवरी कर दी गई है, खत्म। लेकिन तुम समझना आगे क्या हुआ। 5 इयर्स के बाद 1968 में स्मिथ ने बच्चों डिस्क्राइब किया और कैरेक्टराइज किया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। उन्होंने तो कहा भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, फिर रिसर्च शुरू हुई कौन से बैक्टीरिया में क्या है कैसा है। तो जो फर्स्ट सक्सेसफुली डिस्क्राइब्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो कौन सा था बच्चों? उसका नाम है हिंड सेकेंड। उसका नाम है हिंड सेकेंड। अभी हम इन एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो आप उसमें देखोगे कि किसी भी एंजाइम के नाम में ये जो फर्स्ट लेटर होता है और ये जो नेक्स्ट 2 लेटर्स होते हैं ना, ये उस बैक्टीरिया का नाम होता है जिससे उस एंजाइम को निकाला गया। जैसे इसे निकाला गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, तो H आ गया, इन्फ्लुएंजी का IN आ गया, ठीक है। ये जो लेटर होता है ये कुछ एंजाइम्स में होता भी है, कुछ में नहीं भी होता, क्योंकि ये इंडिकेट करता है बैक्टीरिया की स्ट्रेन को। याद है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने कहा था कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की रफ स्ट्रेन भी होती है, स्मूथ स्ट्रेन भी होती है। तो अगर किसी बैक्टीरियल स्पीशीज में स्ट्रेन है तो उसका नाम लिख देते हैं, नहीं है तो ये लेटर नहीं लिखते एंजाइम के नाम में। कुछ एंजाइम्स का नाम आप देखना ऐसे होता है PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, तो इसका मतलब वहां पे कोई स्ट्रेन नहीं है, बस वही स्पीशीज है। ओके, कंफ्यूज मत होना। एंड ये जो लास्ट रोमन लेटर है ये किसको बताता है? ये बताता है बच्चों ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को। इसका क्या मतलब है कि अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकला ना तो उसके पास सिर्फ एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता। बाद में ये भी समझ में आया कि सेम बैक्टीरिया में मोर देन 1 2 3 4 कितने भी तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं वो, इसलिए उनका नाम भी अलग अलग देना पड़ेगा। क्यों अलग अलग तरह के होते हैं? क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे कि हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी पर्टिकुलर साइट पे ही कट लगाता है। अगर एक एंजाइम की साइट है कि भाई वो G और A के बीच में कट लगाएगा इन अ सीक्वेंस GAATTC सपोज, तो वो एंजाइम सिर्फ तभी कट लगाएगा जब उसे GAATTC मिलेगा और उसमें भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। तो इसलिए जब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से एंजाइम्स निकाले गए तो जो फर्स्ट नंबर पे निकाला उसका नाम रख दिया हिंड फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे निकला हिंड सेकेंड, थर्ड पे निकला हिंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया क्या कि अगर ये हिंड सेकेंड है यानी ये सेकेंड नंबर पर आइसोलेट हुआ था तो फिर इसको फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कह रहे हैं? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन फिर तो फर्स्ट तो हिंड फर्स्ट होना चाहिए ना। वो इसलिए बच्चों ये बहुत कंफ्यूज करता है ये चीज़, मुझसे कई बार बच्चे पूछते भी हैं, इसलिए सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें ये एडिशनल चीज़ बता रही हूँ, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, कि अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज की बात करें, जो एक्सो एंडो और रेस्ट्रिक्शन में थर्ड कैटेगरी है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, तो जब बैक्टीरिया से इन एंजाइम्स को निकाला गया तो इसमें भी 3 तरह के एंजाइम्स मिले। टाइप 1 और टाइप 3 एंजाइम्स वो होते हैं जो डीएनए को कट तो करते हैं, साथ में खुद ही डीएनए का मिथाइलेशन भी करते हैं। कोई अलग से एंजाइम नहीं होता मिथाइलेशन के लिए, ये एंजाइम खुद अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है, फेज के डीएनए को कट कर देता है। पर ये एंजाइम हमारे बायोटेक में काम के हैं क्या?
अगर हमने इनको यूज़ किया तो ये तो पहले ही जाकर हमारी सीक्वेंस का मिथाइलेशन कर देंगे, फिर ये कट कैसे लगाएंगे डीएनए पर, इसलिए इन दोनों को बायोटेक में यूज़ नहीं किया जाता। सिर्फ टाइप 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो हैं जो सिर्फ डीएनए को कट करते हैं विदाउट एनी मिथाइलेशन, जिन्हें आर्बर ने डिस्कवर किया था। मिथाइलेशन के लिए अलग एंजाइम, कट लगाने के लिए अलग एंजाइम, इसलिए सिर्फ टाइप 2 वाले ही बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीटी में यूज होते हैं। समझ में आ रही है क्या बात आप लोगों को? तो इसलिए ये जो हिंड सेकंड था ना, वो एक तरह का टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। हिंड फर्स्ट इससे पहले ही डिस्कवर हो गया था, बट वो टाइप 1 या टाइप 3 में से जो भी था बायोटेक में काम का नहीं था, इसलिए फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड कैरेक्टराइज एंजाइम हिंड फर्स्ट की जगह किसको कहा जाता है? हिंड सेकंड को। ठीक है, तो हिंड सेकंड, वैसे भी अगर हम देखें तो जो कैरेक्टराइजेशन हुआ, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हुआ, वो हिंड सेकंड का सबसे पहले हुआ था, दैट्स वाई ऐसा लिखा है। क्लियर? तो हिंड सेकंड के क्या कैरेक्टर्स थे, स्मिथ ने क्या बताया हमको, एनसीईआरटी में लिखा है, देखो बस नाम नहीं लिखा साइंटिस्ट का, कि आप यहाँ पर लिख सकते हो नाम स्मिथ। ये जो पैराग्राफ है ये स्मिथ के बारे में। स्मिथ ने क्या बताया, 5 साल बाद यानी 1968 में द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जिसका नाम है हिंड सेकंड, whose functioning depended on a specific DNA sequence। इन्हीं ने, स्मिथ ने ही ये बात बताई थी कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस पर वर्क करते हैं, और इसको उन्होंने आइसोलेट किया, कैरेक्टराइज किया। लिखा है ना 5 years लेटर, इट वॉज फाउंड दैट हिंड सेकेंड ऑलवेज कट DNA एट अ पर्टिकुलर पॉइंट by recognizing a specific sequence। पहले वो पूरे डीएनए का इंस्पेक्शन करता है, देखता है मेरी सीक्वेंस कहाँ है, अगर इसे अपनी सीक्वेंस मिल जाती है तो ही ये उस सीक्वेंस पर कट लगाता है। और स्मिथ ने ये भी देखा कि जब इसकी जो सीक्वेंस है ना, वो 6 बेस पेयर्स की एक सीक्वेंस है। किसकी? 6 बेस पेयर्स की एक सीक्वेंस होती है जिस पर ये पर्टिकुलरली कट लगाता है। ठीक है, बात समझ में आई? वैसे ना हर एंजाइम की सीक्वेंस भी स्पेसिफिक है कि उसकी सीक्वेंस में क्या आता है, बट आपको सबकी याद नहीं करनी। आपकी बुक में EcoR फर्स्ट की सीक्वेंस दे रखी है बच्चों। अभी हम एक और एंजाइम पढ़ेंगे, दैट इज EcoR फर्स्ट। ये रहा डायग्राम है, इसको हाईलाइट करो, EcoR फर्स्ट। तो EcoR फर्स्ट की जो सीक्वेंस है ना, जहाँ पर ये कट लगाएगा, उसकी सीक्वेंस कहाँ है? ये रही, यही दे रखी है, यहीं पर हाईलाइट कर लो। इसकी सीक्वेंस है GAATTC। अभी सीक्वेंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, बट ये तुम्हें समझ में आया क्या कि स्मिथ ने क्या बताया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, चाहे वो हिंड सेकंड हो या कोई भी हो, उन्होंने तो हिंड सेकंड की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये डीएनए पर एक बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट लगाता है, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस एक 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है। जरूरी नहीं हमेशा 6 बेस पेयर की हो, बट ज्यादातर एंजाइम्स के लिए 6 बेस पेयर की होती है। ओके, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या नाम दिया गया बच्चों? इसे कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सिंपली रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्योंकि वो जगह जिसको एंजाइम पहचानेगा और फिर कट लगाएगा। ठीक है, फॉर हिंड सेकंड, सबकी अलग अलग होती है। बिसाइड हिंड सेकंड टुडे वी नो मोर देन, आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास 900 से भी ज्यादा तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। जरूरी नहीं है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी एक बैक्टीरिया से निकला हो, सेम बैक्टीरिया की स्ट्रेन से बहुत सारे एंजाइम निकल सकते हैं ना। तो इसमें लिखा है ये जो 900 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, ये सिर्फ 230 टाइप ऑफ स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए हैं। पर क्या पता अब तो ये डेटा और बढ़ गया होगा बच्चों। 2006 में एनसीईआरटी छपी थी, तब से ये लाइन ऐसी ही लिखी हुई है, तो अब तो बहुत बढ़ चुका होगा ये डेटा, है ना। ऑफ ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हर एंजाइम की, अगर 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो 900 ही रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं, किसी की किसी दूसरे से मैच नहीं करती, बिल्कुल वही लॉक एंड की की तरह। जैसे एंजाइम काम करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी काम करती हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स काम करते हैं, सब जगह लॉक एंड की मैकेनिज्म ही तो चल रहा है, वैसा ही मैकेनिज्म यहाँ पर भी है, बस यहाँ ताला लगाने की जगह कट लगाना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्या लिखा है देखो। नाउ फिर जब इनके बारे में कुछ नहीं लिखा, ये मैंने एडिशनली लिखा है, बाद में नथांस ने इन्होंने ये सब बताया, पर बायोटेक में इसको हम कैसे यूज करें वो चीज़ स्मिथ ने नहीं बल्कि नथांस ने एस्टैब्लिश की। तो लेटर 1978 में बच्चों इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, चाहे तो इनका नाम लिखकर ये चीज़ लिख सकते हैं, बाकी आपसे एनसीईआरटी में जो है वही चीज़ें पूछते हैं। ओके, आगे क्या लिखा है भाई। अब
हाँ, अब इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी पे बात हो गई। अब इनकी नेमिंग समझाइए आपको कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिख दिया है। क्या बताया था मैंने तुम्हें? फर्स्ट लेटर बताता है जीनस ऑफ बैक्टीरिया को, नेक्स्ट 2 लेटर्स बताते हैं स्पीशीज को। जैसे ई कोलाई, तो इश्चेरिशिया में से ई लेना है, कोलाई में से सीओ लेना है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस से एच लेना है, इन्फ्लुएंजी से आईएन लेना है। ये हमेशा कैपिटल होता है, ये दोनों हमेशा स्मॉल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लेटर क्या बताता है? स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को। जैसे एक बहुत फेमस एंजाइम है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ई को आर फर्स्ट, तो इसमें ई इश्चेरिशिया, को कोलाई, आर स्ट्रेन। पर कौन सी स्ट्रेन बच्चों? ये आप कहीं और नहीं पढ़ते, सिर्फ इसी चैप्टर में लिखा है। इस स्ट्रेन का पूरा नाम है RY13। जैसे वहां तो स्ट्रेप्टोकोकस में सिर्फ आर स्ट्रेन था, आर मतलब रफ स्ट्रेन, यहाँ पर इस स्ट्रेन का नाम है RY13। अब इसका होगा कोई मीनिंग, हमें नहीं जाना उसकी डिटेल में, बट इस स्ट्रेन का नाम है RY13, ठीक है। सबसे पहले इसी एंजाइम को ई कोलाई के RY13 से आइसोलेट किया गया, इसलिए फर्स्ट नंबर दे दिया। जो सेकंड नंबर पे होगा ई को आर सेकंड, थर्ड पे होगा तो ई को आर थर्ड, ऐसे नेमिंग होती जाती है, ठीक है। बस यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है क्या? आप हाईलाइट कर लेना 1 बाय 1। फर्स्ट लेटर जीनस को बताएगा, सेकेंड 2 लेटर्स स्पीशीज को बताएंगे, ठीक है। हमेशा इन एंजाइम्स को बैक्टीरिया से ही निकाला जाता है बच्चों। यूकैरियोट्स में नेचुरली ये एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। डू रिमेंबर दीज एंजाइम्स आर आइसोलेटेड ओनली फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया, ठीक। फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। एग्जाम्पल इको आर समझा रखा है आपको, ये नहीं देखो स्ट्रेन का नाम हाईलाइट कर लेना आप, स्ट्रेन है RY13, क्लियर। देन रोमन नंबर किसको बताता है? रोमन नंबर बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को। रोमन नंबर किसको बताता है? इट फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड। सिंपल भाषा में लिख लो, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। आगे बढ़े, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के काम करने का तरीका देखते हैं। पहले अच्छा इन्होंने ये भी बता रखा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको न्यूक्लियेजेज का क्लासिफिकेशन बताया था ना। न्यूक्लियेजेज 3 तरह के होते हैं। कौन से 3 तरह के? ये जो चार्ट हमने यहाँ पर बनाया था, चार्ट क्या टेबल की फॉर्म में, आप चाहो तो उसको चार्ट बना लेना कि न्यूक्लियेजेज जो है वो 3 तरह के हैं, एक्सो, एंडो, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। जिसमें से इन्होंने एक्सो और एंडो के बारे में बताया कि एक्सोन्यूक्लियेजेज हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे। रिमूव करने का मतलब कट कहाँ लगाएंगे, एक ही बात है भाई। आप इस डायग्राम में देखो ना, इस डायग्राम में मैं तुम्हें कह रही हूँ ये कट लगा के हटा रहे हैं, तो वो रिमूव करना ही तो हुआ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को। सो दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA, whereas endonucleases make cut at a specific position within the DNA, ठीक है। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो उनके बारे में दोबारा नहीं लिखा है। अब आता है बच्चों इनके काम करने का तरीका। अब हम थोड़ा सा पहले बात करते हैं उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की जिस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पैलिंड्रोम्स के बारे में सुना है? पैलिंड्रोम वर्ड किसको कहते हैं हम? जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, आपकी NCERT में दिया है शायद ये एग्जाम्पल, जैसे कि मलयालम, ये देखो, हाँ आपकी NCERT में ही दिया है मलयालम। जरा आप इसको उल्टा पढ़ना, MALAYALAM, उल्टा पढ़ने पर भी मलयालम ही पढ़ोगे। या हिंदी का कोई वर्ड बताती हूँ, जहाज, इसको आप ऐसे पढ़ोगे तो भी जहाज। नमन, इसको आप उल्टा पढ़ोगे तो भी वही आएगा। तो उल्टा सीधा एक समान वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं पैलिंड्रोम वर्ड। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस को देखा गया तो क्या मिला? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर वहाँ पर मिला कि इनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है ना, जिसको ये पहचानते हैं कि मुझे यहाँ कट लगाना है, वो हमेशा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। देखो जैसे कि इस एग्जाम्पल से कितना अच्छे से समझाया है, GAATTC 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ रही हूँ मैं इसको, तो दूसरे स्ट्रैंड पर मुझे इसको 3 to 5 नहीं पढ़ना, दूसरे स्ट्रैंड पे भी 5 to 3 पढ़ना है। यहाँ मैंने बोला GAATTC, यहाँ पढ़ रही हूँ GAATTC, सेम है। या चलो 3 to 5 पढ़ लो, CTTAAG, अब इसमें भी 3 to 5 पढ़ो, CTTAAG, ठीक है। तो आपको दोनों स्ट्रैंड्स पर उस सीक्वेंस को सेम मैनर में पढ़ना है। अगर यहाँ 5 to 3 पढ़ रहे हो तो यहाँ भी 5 to 3 पढ़ो, या यहाँ 3 to 5 पढ़ रहे हो तो यहाँ भी 3 to 5 पढ़ो। तो अगर वो सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, पर हमेशा हर सीक्वेंस नहीं होगी बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मैं मान लो मन से कोई सीक्वेंस लिख देती हूँ, अब जरा देखो
इसका यहाँ पर टी आएगा, सी सी ए ए जी। अब पढ़ना जरा, ए जी जी टी टी सी, जी ए सी सी टी, कहाँ सेम है? पैलिंड्रोम थोड़ी ना है मतलब ये, तो हर सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक नहीं होती है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 6 बेस पेयर की सीक्वेंस ही पैलिंड्रोमिक हो, 4 बेस पेयर की सीक्वेंस भी एक पैलिंड्रोम हो सकती है। ज्यादातर एंजाइम्स में 6 बेस पेयर की सीक्वेंसेस है। तुम्हें तो सिर्फ एक ही सीक्वेंस दे रखी है पूरे कोर्स में, और ये सीक्वेंस किसकी है बच्चों? प्लीज ध्यान रखना, नीट में पूछा जा चुका है, ये इको आर फर्स्ट की सीक्वेंस है। इको आर फर्स्ट एंजाइम जब भी किसी डीएनए पर कट लगाएगा तो वो इसी सीक्वेंस पर कट लगाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एंड इसकी क्या खासियत है कि ये हमेशा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। तो देखें क्या लिखा है, ईच restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence. Once it find its specific sequence, it will bind to the DNA को पकड़ता है और उस पर कट लगा देता है। अच्छा, कट भी कहाँ लगाता है? जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको काटेगा या फॉस्फेट बॉन्ड्स को काटेगा? फॉस्फेट बॉन्ड को काटेगा, तभी तो वो एंड से अलग होगा। तो ये बैकबोन पे कट लगाएगा, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप ही टूट जाएंगे जैसे ही वो दोनों दूर जाने लगेंगे, ठीक है। सो इट कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड, ये हाईलाइट करना, दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगाता है, ठीक है। एट स्पेसिफिक पॉइंट, कहाँ कट लगाता है? कौन से बॉन्ड को कट करता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिससे 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं, उनको कट करता है, ठीक है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। चाहे आप इसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कह दो, चाहे आप इसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह दो, एक ही बात है, अलग नहीं है कुछ। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बच्चे पता है क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि इस चैप्टर में ना हर चीज़ के 2-2 3-3 नाम है, और एनसीईआरटी में कहीं कोई नाम यूज़ कर देते हैं, कहीं कोई नाम यूज़ कर देते हैं। तो शुरू में ही तुम्हें सारी टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, तो तुम उलझोगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? नाउ अब क्या लिखा है? अच्छा, इसमें भी देखो कितना स्पेसिफिक तरीका है बच्चों इनका कट लगाने का। इस डायग्राम से समझना आप कि मान लो ये कह रहा है कि 2 अलग अलग, एक चीज़ समझो, चलो इससे भी पहले मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एक तो मेरे पास सोर्स सेल है, इंसुलिन बनाने के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमको ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला जीन अलग करना है, तो हमने ह्यूमन सेल ली, दैट इज अ सोर्स सेल। उस सेल से सब एंजाइम्स वगैरह डाल के डीएनए को आइसोलेट किया। तो जब उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐड करेंगे, जिस मीडियम में डीएनए पड़ा है उसमें आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड कर देना है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? उसके डीएनए का इंस्पेक्शन करेगा। जैसे ही उसको दिखेगा यार ये रहा GAATTC, तो देखना वो कैसे कट लगाता है। इस GAATTC में भी ये बात फिक्स है कि अगर वो G और A के बीच में कट लगा रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड पर भी, बच्चों ये गलत एरो, ये यहाँ करो इसको थोड़ा, दूसरे स्ट्रैंड पर भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर ये एक नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती, जैसा कि एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा था, मिटा दिया क्या? हाँ लगता है हटा दिया, कोई नहीं। अगर ये एक नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती, मान लो मैं कुछ भी सीक्वेंस लिख देती हूं, तो क्या जरूरी है, अगर मैं कह रही हूं कि ये A और G के बीच में कट लगाता है, तो यहां तो कहीं A और G है ही नहीं साथ में, फिर कैसे कट लगाता है ये? इसीलिए ये जरूरी है कि ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो, जिससे उसको दोनों स्ट्रैंड पर वो सेम जगह मिले जहां वो कट लगाता है। तो इको आर फर्स्ट GAATTC को काटता है, और उसको भी कैसे काटता है? अगर फर्स्ट स्ट्रैंड पर G और A के बीच में कट लगाएगा तो ऑपोजिट स्ट्रैंड पर भी G और A के बीच में कट लगाएगा। तो ये वाला जो सेगमेंट है अलग हो गया क्या? देखो बिल्कुल कितना अच्छे से दिखाया है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट हट गया, तो इस डीएनए पर अब ये एंड रह गया। अब आप समझ रहे हो यहाँ पे इंसुलिन बनाने वाला जीन कहाँ है? वो ये रहा। जीन को नहीं कट कर देना, पता लगा उस इंसुलिन बनाने वाले जीन में GAATTC सीक्वेंस है और तुमने इको आर फर्स्ट यूज कर दिया, तो आपने जीन को ही कट कर दिया। आपको मेन जीन की सीक्वेंस कट नहीं करनी बच्चों। जो आपका मेन जीन है ना, मान लो ये आपका इंसुलिन बनाने वाला जीन है, तो इस जीन के एंड्स पर, दोनों एंड्स पर GAATTC सीक्वेंसेस होनी चाहिए, तब आप इस टेक्निक में इको आर फर्स्ट यूज करोगे। तो वो एक कट यहाँ लगाएगा, एक कट यहाँ लगाएगा, तो आपके जो इंसुलिन बनाने वाली सीक्वेंस है उसके दोनों एंड्स पर स्टिकी एंड्स प्रेजेंट होंगे, और ये सीक्वेंस किसी भी दूसरे डीएनए में जाकर जुड़ सकती है जहां पर उसे ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो? जब भी मैं डायग्राम बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ कि अगर ये प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड पर इसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस तरह के स्टिकी एंड क्रिएट कर दिए बच्चों,
समझ रहे हो तुम। और ये जो जीन उठा के लाएंगे ना हम, ये जीन कैसे होगा, ये तुम्हारा मेन जीन है, ये तुम्हारा मेन जीन है जिसपे ये रहे स्टिकी एंड, ये रहे स्टिकी एंड, तो ये तो तुम्हारा मेन सीक्वेंस है इंसुलिन बनाने वाला, और इसके दोनों एंड्स पर स्टिकी एंड्स प्रेजेंट हैं जिसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ उसको मिल जाएंगे। तुम कहोगे मैम क्या जरूरी है कि अगर यहाँ पर GAAT, सॉरी जी तो हट गया ना, AATT खाली बचा है, तो क्या जरूरी है कि इसको सामने TTAA ही मिल जाएगा, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है समझना, क्योंकि जब भी RDT में हम 2 DNA को कट करते हैं, 2 DNA कौन, एक तो सोर्स का DNA यानी डिजायर्ड जीन, और दूसरा क्लोनिंग वेक्टर का DNA यानी कि प्लाज्मिड, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लाज्मिड होता है इसलिए प्लाज्मिड बोल रही हूँ। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने एलियन DNA को कट किया है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको प्लाज्मिड में भी कट लगाना है, जिससे उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स क्रिएट हों, और इसीलिए इनको स्टिकी एंड्स कहते हैं कि ये जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में कई बार ये लाइन लिखी हुई है कि अनलेस यू यूज द सेम एंजाइम फॉर कटिंग द फॉरेन DNA एज वेल एज टू कट द वेक्टर DNA, यू कैन नॉट क्रिएट अ रिकॉम्बिनेंट DNA। जब तक आप एक सेम एंजाइम यूज नहीं करेंगे ना दोनों को कट करने के लिए, आप इन दोनों को आपस में जोड़ ही नहीं सकते। आपको हमेशा सेम एंजाइम ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ इको फर्स्ट आर फर्स्ट यूज किया है, तो यहाँ भी इको आर फर्स्ट से ही कट लगाना होगा। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट DNA क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस एंजाइम के काम करने का तरीका समझाया है तुमको। क्या समझाया है, कहाँ गया आप, कहाँ थे हम बच्चों, ये पढ़ा था ना हमने आई थिंक, हाँ, कि इन्हीं सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। हाँ, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस जीन को मुझे आइसोलेट करना है, उस जीन के एंड पर जो भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ना, वैसी ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपके क्लोनिंग वेक्टर में भी तो होनी चाहिए। सपोज प्लाज्मिड पे नहीं है ऐसी सीक्वेंस, तो फिर आप उस एंजाइम को उस प्लाज्मिड में यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए लेबोरेटरी में न्यू प्लाज्मिड्स को डिज़ाइन किया गया कि भाई बैक्टीरिया में जो ओरिजिनल प्लाज्मिड्स हैं वो तो एक लिमिटेशन रखते हैं, ज़रूरी तो नहीं हर प्लाज्मिड पर हर तरह की रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो। तो ज़्यादातर प्लाज्मिड इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो भी कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, उनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस उस प्लाज्मिड पे हो, जिससे आप किसी भी टेक्निक में एटलीस्ट उस प्लाज्मिड को यूज़ कर सकते हो टू लाइगेट योर फॉरेन DNA। और लाइगेशन के लिए तुम्हें किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जब तुम इन्हें जोड़ोगे ना तो तुम्हें लाइगेज की भी जरूरत पड़ेगी बच्चों। यहाँ लिखा है कि DNA फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड, बट ये किसकी हेल्प से ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक आप लाइगेज ऐड नहीं करोगे नहीं जुड़ेंगे। लाइगेज ऐड करना ही पड़ेगा आप लोगों को। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन जाएंगे, बट जो 2 लास्ट वाले उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी तो बनवाना है, वो लाइगेज ही बनवाएगा। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में बायोटेक। ओके, आगे क्या लिखा है। आपसे पहले पूछा है भाई आपको पता है क्या पैलिंड्रोम क्या है, तो यस वी नो कि भाई जिन वर्ड्स को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम पढ़ते हैं वो पैलिंड्रोम होते हैं। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, बट यहाँ पे समझाया है कि वैसे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने, बट एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप DNA में एक सीक्वेंस को 5 to 3 पढ़ रहे हो तो दूसरे को भी 5 to 3 ही पढ़ो, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ो। लेकिन उसका मतलब वही ऑपोजिट डायरेक्शन, वही तो मतलब अगर एक फॉरवर्ड पढ़ रहे हो एक बैकवर्ड पढ़ रहे हो तभी तो आप कहोगे कि 5 to 3 और 5 to 3 में पढ़ा, यानी पढ़ने का डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, बट स्ट्रैंड की डायरेक्शन कहूँ मैं तो वो तो सेम ही रखी ना तुमने। इधर 5 to 3 पढ़ा तो यहाँ भी 5 to 3 पढ़ा, इस पर 3 to 5 पढ़ा तो इस पर भी 3 to 5 ही पढ़ा। यानी यहाँ क्या लिखा है कि एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, द पैलिंड्रोम इन DNA, हाईलाइट करो इसे, द पैलिंड्रोम इन DNA इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज कैप्ट द सेम। नीट में ये स्टेटमेंट आ जाए तो उसको रॉन्ग स्टेटमेंट मत कर देना, तुम ये मत कह देना है तो लिखा है कि रीडिंग सेम है, मैम ने तो कहा था 5 to 3 में पढ़ना है और इसको इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ना है। ये कह रहा है डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब रीडिंग की जो ओरिएंटेशन है वो तो सेम है ना, यहाँ 5 to 3 पढ़ा तो यहाँ भी 5 to 3 पढ़ा। वो अलग बात है कि अगर एक पे 5 to 3 फॉरवर्ड है तो दूसरे पे 5 to 3 बैकवर्ड ही होगा बच्चों। क्लियर है, तो ये एज इट इज स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि DNA में पैलिंड्रोम वो होता है जिसको 5 to 3 5 to 3 पढ़ें तो वो सेम पढ़ने में आएगा, और
325 पढ़े तो भी वो सेम पढ़ने में आएगा। क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड इन ईदर 5 to 3 डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन द 3 to 5 डायरेक्शन। ऐसे मत समझना कि 5 to 3 और 3 to 5 पढ़ने पर वो पैलिंड्रोम है, नहीं है। ठीक है, क्लियर। नाउ अब यहाँ पर आगे बताया है आपको, जो मैंने कहा ना कि ये भी फिक्स है कि वो इस सीक्वेंस पर अगर G और A के बीच में कट लगा रहा है तो यहाँ भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज समझना तुम कि है ना, मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ना टाइप, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम पढ़ रहे हैं, ये 2 तरह से कट लगाते हैं। रूल तो सेम है कि ये हमेशा अगर इस स्ट्रैंड पर C और G के बीच में कट लगा रहे हैं तो यहाँ भी C और G के बीच में लगाएंगे, या G और A के बीच में लगा रहे हैं तो यहाँ भी G और A के बीच में लगाएंगे। ये डिपेंड करता है कि वो जो सेम न्यूक्लियोटाइड है वो कहाँ मिल रहे हैं। अगर इस ये देखो पैलिंड्रोम है क्या, CCCGGG CCCGGG, तो इस पैलिंड्रोम पर मान लो ऐसा होता कि C और C के बीच में कट लगाएगा तो फिर ये C और C के बीच में ही लगाता, बट फिर वो यहाँ भी लगा सकता था, यहाँ भी लगा सकता था। तो यहाँ नेचर ने कहा कि भाई तुम्हें C और G के बीच में कट लगाना है, तो यहाँ भी कट लगा, यहाँ भी कट लगा। जब ये दोनों अलग हुए तो स्टिकी एंड बन पाए क्या? नहीं बन पाए। तो कई बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही कट लगाता है, बट अगर वो सेंटर वाली सीक्वेंस है तो फिर इट प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स। तो ये भी होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लेकिन इनको बायोटेक में कम यूज करते हैं क्योंकि इतनी जल्दी अपने दूसरे पीस से जुड़ नहीं पाएंगे ना। जबकि अगर वो सेंटर पे कट ना लगाकर अवे फ्रॉम सेंटर कट लगाए तो कैसे एंड प्रोड्यूस होंगे बच्चों? स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। यही बात एनसीईआरटी में लिखी है कि ये लाइन आपको जनरली समझ में नहीं आती है कि दे कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द सेम 2 bases GA GA, away from the center, away from the center. On the opposite strand, this leaves single stranded portion at the end which are overhanging stretches. वो एक बिल्कुल overhanging margins की तरह है और इनको क्या कहते हैं? sticky end। ये देखो overhang कर रहा है ना? That's why it is called sticky end. They are named so, ये भी पूछा गया कि इनको sticky end क्यों कहते हैं? ये चिपचिपे नहीं है, ऑप्शन में आ जाए दे आर प्रोड्यूसिंग सम म्यूकस लाइक सब्सटेंस, क्या पता किसी बच्चे को लग जाए, हालांकि बिल्कुल इररेलेवेंट हुआ है ना। तो वाई दे आर स्टिकी? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर काउंटर पार्ट। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम DNA लाइगेज। वो तुरंत जाकर अपने इस काउंटर पार्ट को ढूंढ लेंगे और लाइगेज उन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है ना, स्टिकी एंड्स वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। देन restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant DNA which are composed of, recombinant DNA किससे बनता है? कोई भी 2 different source, generally एक source और दूसरा, मतलब एक तो source DNA foreign DNA और दूसरा vector DNA। clear? when cut, आ गया ना यहाँ पर देखो कि हमें दोनों को same enzyme से cut करना होगा। when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end. These can be joined together with the use of DNA ligase, जो कि आपको ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे थे इसमें दिखाया गया है, फिगर 9.2। यहाँ पर फिर से दिखाया है इस चीज़ को, यहाँ तो एंजाइम का एक्शन दिखाया ही, यहाँ पर भी ये दोनों जुड़ गए। देखो यहाँ पर भी दिखाया है क्या, यहाँ पर आपको कहा है कि भाई एक हमारे पास फॉरेन DNA, ये पूरा DNA, इसमें से हमको दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये निकाल लिया हमने। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया होगा ना, ठीक है। फिर ये आपका वेक्टर DNA है प्लाज्मिड, इस पर भी आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना है, तभी ये उस जगह पर कट लगा के सेम स्टिकी एंड क्रिएट करेगा। यहाँ तो देखने पर आपको ये ब्लंट एंड्स लग रहे हैं, उन्होंने मेहनत नहीं की डायग्राम बनाने में, बट ये स्टिकी एंड्स वाला ही एंजाइम है, ठीक है। और जैसे ही आप इन दोनों DNA को साथ में रखोगे और लाइगेज ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे एंड आपका rDNA क्रिएट हो जाएगा। R स्मॉल लिखते हैं हमेशा, रिकॉम्बिनेंट DNA। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA, इसको बाहर थोड़ा रखना है, इसको किसी सेल में भी तो भेजो जिससे ये खुद को एक्सप्रेस करे, कॉपी करे, आपको प्रोडक्ट बना कर दे। तो इस रिकॉम्बिनेंट DNA को बैक्टीरियल सेल में जब हम भेजते हैं, अगर हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों अगर इसको हम बैक्टीरियल सेल में भेजते हैं तो बैक्टीरियल सेल में चेंजेस आ जाएंगे क्या, बैक्टीरियल सेल में एक नया जीन आ गया क्या, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। याद करो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट,
ग्रिफिथ ने क्या किया था, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को साथ में रखा था ना। कौन पैथोजेनिक था, देखिए किसको याद है, एस स्ट्रेन स्मूथ होती है क्योंकि उसके पास म्यूकस कोट है, वो पैथोजेनिक है। आर स्ट्रेन रफ है क्योंकि म्यूकस कोट नहीं है, एक कोटिंग कम है, तो नॉन पैथोजेनिक है। तो उसने पैथोजेनिक वाले को तो हीट किल्ड किया था और जो नॉन पैथोजेनिक है उसको लिविंग रखा था। तो हीट किल्ड एस को लिविंग आर के साथ जब मिलाया था तो हीट किल्ड एस का डीएनए डैमेज नहीं हुआ था और वो आर में एंटर कर गया था और वहां जाके आर को भी उसने एस में कन्वर्ट करके पैथोजेनिक बना दिया था। जो कोरिलेट कर पाया इसका मतलब उसकी जेनेटिक्स पक्की हो चुकी है, नहीं कर पाए तो कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ अभी कमज़ोर है। इस तरह पढ़ा करो कि एक चीज़ को पढ़ने के बाद भूलो नहीं, कहीं भी वो आती है आपको दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। जब बार बार हर टॉपिक में बच्चों चीज़ों को आप कोरिलेट करोगे ना, दिमाग में रिवाइज करोगे तो वो समझ में आती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया, अब उसको सीधा नीट के टाइम पे रिवाइज कर रहे हैं, बीच में उसका कहीं भी जिक्र आया हमने अवॉइड किया, तो फिर वो चीज़ पक्की नहीं होगी आपकी। ठीक है, चीज़ों को हमेशा मैं आपको कहती हूँ कोरिलेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ खुद हो गया था, यहाँ हमने करवाया है। आप पढ़ोगे आगे कि जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में भेजते हैं तो ऐसा नहीं अपने आप चला जाता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेथड यूज होता है, कैल्शियम क्लोराइड मीडिएटेड मेथड, उसके थ्रू ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल्स में जाता है। ठीक है, एंड अगर ये चला गया है तो जैसे जैसे सेल डिवाइड करेंगी इसका भी मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। इसीलिए आप इस वेक्टर को एक क्लोनिंग वेक्टर कहते हो। ये वेक्टर भी है, कैरी भी कर रहा है और उसके क्लोन्स भी बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। एक और लाइन लिखी है लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट कि यू मे हैव रियलाइज्ड दैट, वापस आ गई ये लाइन, यू मे हैव रियलाइज्ड दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स vector and source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant DNA cannot be created। जब तक आप सेम एंजाइम यूज नहीं करोगे स्टिकी एंड्स एक दूसरे के काउंटर पार्ट नहीं होंगे, वो एक दूसरे से जुड़ेंगे ही नहीं। ओके, सो दिस इज अ की स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डन, समझ में आ गया क्या अच्छी तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में क्या बताया मैंने, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आर्बर ने बैक्टीरिया में डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया में ये एंजाइम बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकता है बाय कटिंग इट्स डीएनए, इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बाद में पता लगा कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए की किसी भी डीएनए को कट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ फेज के डीएनए को ही कट करें, हमारे तुम्हारे किसी भी डीएनए पर कट लगा सकते हैं। शर्त यह है कि इन्हें इनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलनी चाहिए। जो 900 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास हैं उन सब की अपनी अलग अलग एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसे कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो कि एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, जिसे आप अगर एक स्ट्रैंड पर 523 पढ़ें, दूसरे पर भी 523 पढ़ें तो वो सेम रीडिंग मैनर शो करेगी। GAATTC GAATTC ये वाली सीक्वेंस EcoR फर्स्ट की सीक्वेंस है। ठीक है, स्मिथ ने इन एंजाइम्स का कैरेक्टराइजेशन किया, इनके बारे में बताया, ये सब सीक्वेंस वगैरह के बारे में, और हिंड सेकंड को सबसे पहले डिस्क्राइब करने का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। फिर इन एंजाइम्स पे और डिस्कवरी हुई तो पता चला कि ये एंजाइम डीएनए को किस तरह कट लगाते हैं, ये अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर भी स्पेसिफिक जगह कट लगाते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स पर कट लगाते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करते हैं, और उसमें भी जो इनका पैलिंड्रोम है उसमें फिक्स है कि अगर जी और ए पे कट लगा रहे हैं तो यहाँ भी जी और ए पर ही कट लगाएंगे। जनरली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो जो कट लगाते हैं वो सेंटर से थोड़ा दूर लगाते हैं, इसलिए जो एंड्स क्रिएट होते हैं वो स्टिकी एंड्स होते हैं। अगर सेंटर पे कट लगाते हैं तो ब्लंट एंड्स, अगर अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगाते हैं तो स्टिकी एंड। कट हमेशा शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ही करेंगे। ठीक है, एंड ये जो स्टिकी एंड्स हैं वो टेंडेंसी रखते हैं अपने काउंटर पार्ट से जुड़ने की, तो आप इस डीएनए को जिस भी डीएनए से जोड़ना चाहते हो वहां पर भी इसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा दो, वहां भी स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। दोनों को सेम कल्चर मीडियम में डाल दो, लाइगेज एंजाइम ऐड कर दो, वो इन दोनों को जोड़कर आपको एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर दे देगा। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। समझ में आ गया अच्छी तरह से? मुझे नहीं लगता अब आप बिल्कुल भी उलझोगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हुई पूरी कहानी। ठीक है, तो अब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बाद एनसीईआरटी में ना एक पैराग्राफ और दिया है बच्चों आपको, दैट इज अबाउट अ टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में आता ही आता है इस टेक्निक से, एक बार समझ लोगे तो गलत नहीं होगा। इसको और पढ़ लेते हैं।
तो हम अभी तक हमने क्या किया बच्चों, हमने एक टेस्ट ट्यूब में, मैंने आपको कहा कि हमने ये सब कुछ हम देख कर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कपड़ा बिछा हुआ है और कैंची से उस पर कट लगा रहे हैं, ये सब कुछ टेस्ट ट्यूब में, बीकर्स में, कल्चर मीडियम्स में हो रहा है। तो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने सेल का डीएनए आइसोलेट करके डाल दिया था, बहुत बड़ा होता है डीएनए तो यू नो, उसमें आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस जहाँ जहाँ उसे मिली होगी वहाँ वहाँ कट लगा दिए होंगे, क्या पता ये सीक्वेंस एक जगह है, कई जगह है, जहाँ भी है उसने कट लगा दिए होंगे। अब आपने क्या किया कि ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि इसको लाइगेज एंजाइम के साथ जोड़ दो, तो ऐसे कैसे जोड़ दो, ये जो आप कट लगाया है इसमें आपको क्या पता आपकी जो डिजायर्ड जो फॉरेन जीन है वो कहाँ है इसमें, यू हैव टू सेपरेट दिस फ्रेगमेंट। ये जो इतने सारे जो डीएनए में अलग अलग जगह कट लग गए हैं उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया है, क्या आपको इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट नहीं करना पड़ेगा? तो पहले यू हैव टू सेपरेट दीज फ्रेगमेंट, उन फ्रेगमेंट्स में आपके वाले फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करके निकालना होगा। फिर आप उसे दूसरे बीकर में जहां पर आपने प्लाज्मिड रख रखा है ना, उस प्लाज्मिड में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, प्लस आपका एलियन डीएनए यानी फॉरेन जीन डालोगे, प्लस लाइगेज एंजाइम डालोगे, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर भी स्टिकी एंड बनाएगा, इस एलियन डीएनए को लाइगेज ऐड करेगा। यानी इन दोनों स्टेप के बीच में आपको क्या करना होगा, आपको अपने एलियन डीएनए को सेपरेट करना होगा, सेपरेट एलियन डीएनए फ्रॉम दिस मिक्सचर। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है बच्चों, उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तब जाके यू विल गेट योर एलियन डीएनए जिसको आप ऐड कर सकते हो आगे, ठीक है। तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में क्या करते हैं, इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताइए, इसके प्रिंसिपल्स बेसिक्स समझाए हैं। देखो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। पहले इसके लिए क्या होता है ना, एक इस तरह का एक चैम्बर होता है। एक बार मैं बायोटेक्नोलॉजी की एक लैब में गई थी तो वहाँ पर मैंने पूरा ये वाला प्रोसेस देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने दिखाया था अच्छे से, ठीक है। तो ये अगर आपका भी कोई नोन है, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी में कोई आपका फ्रेंड है जो कहीं से बीएससी एमएससी कर रहा है, बायोटेक में होती है, तो अगर मौका मिले तो जाकर देखना, आपको फिर हमेशा याद रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरह का ना एक चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। एनसीईआरटी में ये नाम तो नहीं है बट सिंपली इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर बोल दो, क्योंकि आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, उसमें कैथोड एनोड नहीं होते क्या, बिल्कुल उसी बेस पर है यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है। इस चैम्बर में एक तरह से ऐसे कांच की तरह ट्रांसपेरेंट सा दिखने वाला चैम्बर होता है, इसमें एक सोल्यूशन भर देते हैं जिसको बोलते हैं बफर सोल्यूशन, ठीक है। इस बफर सोल्यूशन में एक जेल की प्लेट को रखते हैं, जेल की प्लेट, जेल वर्ड बोल रही हूँ तो मैं आप आइडिया लगा सकते हो, सेमी सॉलिड होता है जेल। वो जेल क्या है, वो एक एगारोज जेल है। एगारोज, अगार पढ़ते हैं हम एल्गी में, तो एल्गी से अगार की तरह ही एगारोज भी मिलता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है दोनों में। तो एगारोज को सी वीड्स यानी एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल पॉलीमर है, लेबोरेटरी में नहीं बनाया आपने एगारोज को, नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया है एल्गी। आपकी बुक में लिखा है सी वीड्स, सी वीड्स जनरली ब्राउन एल्गी को कहते हैं, ठीक है। देन अब ये जो एगारोज है वो तो जेल की फॉर्म में होता है, तो इस एगारोज को हमें थोड़ा सॉलिडिफाई करना है। तो इस एगारोज जेल को क्या करते हैं, जो जिस भी शेप में आपको प्लेट चाहिए उसमें इस जेल को बिछा देते हैं, उसको बिछाकर उसमें एक जगह पे ना ऐसे कोम्ब लाइक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। तो अब धीरे धीरे ये जेल ठंडा होकर जमने लगता है, पहले इसको मेल्ट करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। तो जब ये जमने लगता है तो इसकी एक, अभी इसमें नहीं कर रहे हम, अलग से कर रहे हैं, तो इसकी एक प्लेट बन जाएगी और उस कोम्ब को निकाल देते हैं। तो जहाँ पर मैंने वो कोम्ब लगाया था, उस कोम्ब को हटाने की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे, कैविटीज बन जाएंगी ना, उनको कहते हैं वेल्स, ओके। तो हमने एक जो आपकी एनसीईआरटी में दिखाई है ना, ऐसे एक एगारोज जेल की प्लेट तैयार कर ली जिसमें छोटे छोटे गड्ढे हो रखे हैं जिनको कहते हैं वेल्स, छोटे छोटे कैविटीज हैं उसमें, ठीक है। अब ये जो जेल की प्लेट है इसकी थोड़ी एक अच्छी खासी थिकनेस है, इसमें अपने वेल क्रिएट कर लिए। इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स वाला मिक्सचर है ना बच्चों, इसको इन वेल्स में भर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना कि ये जो एगारोज जेल की प्लेट है इसे इस चैम्बर में जिसमें आपने बफर सोल्यूशन भर रखा है उसमें रख देते हैं, और इस प्लेट को वोल्टेज से, लीड्स वगैरह से कनेक्ट कर रखा है वोल्टेज सप्लाई के लिए, ठीक है। क्यों दे रहे हैं हम वोल्टेज सप्लाई, सुनो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक, कि ये जो प्लेट आप यहाँ पर रखते हो ना इस चैम्बर में, ये प्लेट हमेशा इस तरह रखी जाती है कि आप जिस एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे वहीं पर वेल्स होने चाहिए, वहीं पर वेल्स होने चाहिए,
मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव बनाया, मैं जस्ट आपको एक डायग्राम बना के बता रही हूँ। जैसे इसमें भी दिखाया है, देखो कि जिस एंड पर आपके वेल्स है ना, उस एंड को आपको नेगेटिव कैथोड से कनेक्ट करना है, और जो ऑपोजिट एंड है वो हमेशा प्लस की तरफ होना चाहिए। ये तो सबको पता है क्या कि नेगेटिव को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव को एनोड कहते हैं। मैंने देखा है बच्चे ये भूल जाते हैं। दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, इसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव को कैथोड कैसे याद रखोगे, एग्जाम में स्कूल में जब सी ग्रेड मिलती थी अच्छा नहीं लगता था ना, तो सी नेगेटिव ग्रेड है, और ए ग्रेड मिलती थी तो वाह भाई बहुत बढ़िया है, तो एनोड ए पॉजिटिव ग्रेड है, ठीक है, तो ए प्लस। ओके, तो एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। आपको इस प्लेट को इस चैम्बर में इस तरह रखना है कि जहां डीएनए को लोड किया है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात तो सबको पता होगी कि जो हमने इसमें डीएनए का मिक्सचर डाला है, डीएनए खुद कैसा होता है बच्चों, डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज ही तो है। शुरू में जेनेटिक्स पढ़ाते वक्त बताया था, डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो एसिडिक नेचर का है, प्लस नेगेटिव है, इसीलिए तो इसको बाइंड करने के लिए सेल ने पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स यूज की थी, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये बात आपको पता है, तो इसको नेगेटिव टर्मिनल पे लोड कर दिया, ठीक है। अब इसको चैम्बर में रखकर वोल्टेज ऑन कर दिया, तो वोल्टेज ऑन करते ही क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो डीएनए के फ्रेगमेंट जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनको पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचेगा क्या, तो बिल्कुल इस एगारोस जेल की प्लेट में से ये डीएनए के फ्रेगमेंट मूव करने लगेंगे, जो एक साथ मिक्स पड़े हैं ना, ये एक दूसरे से दूर होकर भागने लगेंगे। और भागेंगे कैसे, ये भी बहुत स्पेसिफिक है भाई। अगर आप चूहे और हाथी की रेस लगाओगे तो चूहा तो दौड़ के फटाफट पहुंच जाएगा, हाथी बेचारा भारी भरकम है, धीरे चलेगा। तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो तो दूर तक भाग जाएंगे, और जो बड़े टुकड़े हैं वो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। पतला वाला जल्दी भाग लेगा, मोटा थोड़ा देर से भाग पाएगा, है ना। तो इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फार्दर इट मूव्स, जितना छोटा फ्रेगमेंट है उतना दूर तक जाएगा। तो बेस्ड ऑन द साइज ये सारे फ्रेगमेंट क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। बट आप ये मत समझना कि ये मुझे उस एगारोस जेल पर ऊपर दिख रहे हैं फ्रेगमेंट, ये सब उस जेल प्लेट में अंदर भाग रहे हैं बच्चों, हमें नहीं दिख रहा कुछ भी। कैसे भाग पा रहे हैं, क्योंकि एगारोस जेल सीविंग इफेक्ट क्रिएट करता है। सीविंग इफेक्ट मतलब जैसे स्पॉन्ज का टुकड़ा होता है ना, तो एगारोस जेल की जो प्लेट होती है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो उस प्लेट में पूरी में ऐसे सीव बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे जालीदार स्ट्रक्चर है पूरे में, इसीलिए एगारोस जेल को यूज करते हैं, क्योंकि ये सीविंग नेचर का जेल है। क्लियर? अगर ये सॉलिड प्लेट होती तो डीएनए कैसे क्रॉस करता उस प्लेट को अंदर, है ना। तो एक थिकनेस में जो प्लेट है उसमें डीएनए फ्रेगमेंट मूव कर रहे हैं एंड दे अरेंज्ड बेस्ड ऑन द साइज। तो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि डीएनए बैंड्स को किस बेसिस पर अलग करते हैं, तो आपका आंसर होगा साइज। इसमें ऐसा भी ऑप्शन आता है कि साइज एंड चार्ज, तो आप साइज एंड चार्ज टिक नहीं करोगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सारे डीएनए नेगेटिवली चार्ज हैं, वो सब पॉजिटिव की तरफ ही जा रहे हैं। तो आपने नो डाउट इस टेक्निक में तो चार्ज को यूज़ किया है, बट ऐसा नहीं कर रहे ना आप कि कुछ को नेगेटिव की तरफ भेज रहे हो और कुछ को पॉजिटिव की तरफ भेज रहे हो। जो सेपरेशन हो रहा है वो साइज पर ही हो रहा है, ओनली साइज। वो इसलिए तुम नहीं समझ पाते हो इस चीज़ को, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है ये आरएनए, प्रोटीन, बहुतों के लिए यूज़ होती है। तो प्रोटीन के केस में ना ये टेक्निक साइज और चार्ज दोनों पे डिपेंड करती है। जब उसमें प्रोटीन का एक मिक्सचर डालते हैं तो प्रोटीन्स में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होती है और पॉजिटिवली भी होती हैं। तो कुछ नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं, कुछ पॉजिटिव की तरफ करती हैं, और साइज के बेस पर भी करती हैं। तो वहाँ पर तो आता है कि साइज एंड चार्ज दोनों के बेस पर सेपरेशन हो रहा है। बट अगर आप डीएनए या आरएनए को सेपरेट कर रहे हो तो वो सिर्फ किसके बेस पर सेपरेट कर रहे हो, साइज के बेस पर, क्योंकि चार्ज वाला प्रिंसिपल तो सबके लिए एक जैसा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो बस ये डीएनए सैंपल खुद को, सॉरी डीएनए फ्रेगमेंट्स खुद को अरेंज कर लेते हैं। अब हमें दिख तो रहे नहीं है ये फ्रेगमेंट्स, तो क्या करते हैं बच्चों, ये जो एगारोस जेल की प्लेट होती है इसको निकालते हैं इस चैम्बर में से, और इस जेल प्लेट को एक यूवी रेस के चैम्बर में रखते हैं। अच्छा, उससे पहले क्या करते हैं, इस एगारोस जेल पर एक स्टेन डालते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है उस पर, एनसीईआरटी में नाम लिखा है इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे ही वो स्टेन डालते हैं, अभी भी आपको डीएनए नहीं दिख रहा, आपको डीएनए तब दिखेगा जब आप उसको यूवी चैम्बर में रखोगे। जैसे ही इस प्लेट को यूवी चैम्बर में रखते हैं, इस तरह के ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखने लगते हैं, जो हमें बता रहे हैं कि यस डीएनए का सेपरेशन हो चुका है। तो नीट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए इनमें से क्या यूज करते हैं, ओनली स्टेन, ओनली यूवी रेज,
स्टेन प्लस यूवी रेज, तो दोनों चाहिए आपको। और कौन से कलर से स्टेन किया है इसने इसको, ऑरेंज कलर से, ये भी पूछा गया है। हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर क्वेश्चन आया, मैं कह रही हूँ ना लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, तो हर पॉइंट पर क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, एंड जब फाइनली बच्चों अब ये सब से अलग अलग हो जाते हैं, हमें दिख रहे हैं उस यूवी चैम्बर में, तो फिर एक प्रोसीजर होता है जिससे हमें ये पता चल जाए कि इसमें से कौन सा हमारी डिजायर्ड सीक्वेंस है, कौन सा फॉरेन जीन है। उससे पता करके उस पीस को, जेल को कट करके निकाल लेते हैं, और फिर वो जेल में जो डीएनए पीस फंसा हुआ है उसको उस जेल में से भी निकालने के लिए एक अलग मेथड यूज होता है। वो बहुत लंबा मेथड है, नाम छोटा सा है उसका, इल्यूशन। आपको पढ़ना नहीं है उस मेथड के बारे में, पर इल्यूशन मेथड की हेल्प से वो जो जेल पीस आपने कट किया है ना, उस जेल पीस से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से हम देख लें क्या लिखा है। द cutting of DNA by restriction enzyme results in the fragments of DNA. These fragments can be separated. What is the objective of this technique? क्यों यूज कर रहे हैं हम इस टेक्निक को? To separate the fragments. ठीक है, since DNA fragments are negatively charged, क्योंकि DNA fragments क्या हैं बच्चों, negatively charged हैं, they can be separated by forcing them to move towards the anode अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक? ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है कि यहाँ पर आप डीएनए को मूव करवाओगे एनोड की तरफ, ए पॉजिटिव यानी एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज। डीएनए खुद कैसा है? डीएनए खुद है नेगेटिवली चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, वोल्टेज दोगे, और एक मीडियम या मैट्रिक्स यूज करोगे। ये मीडियम या मैट्रिक्स कौन है? ये मीडियम या मैट्रिक्स है आपका नेचुरल पॉलीमर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है सीवीड से यानी एल्गी से, दैट इज एगारोज। एगारोज, ठीक है, ये भी पूछ लेंगे। एगारोज इज अ ऑप्शन आ जाएगा, सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्रायोफाइट, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्गी। ओके, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, नॉट द चार्ज। चार्ज के बेस पर तो पूरी टेक्निक बनाई है। डीएनए जो सेपरेट हो रहे हैं वो साइज के बेस पर सेपरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगारोज जेल। हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो जितना पतला होगा उतना दूर तक जाएगा। स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फार्दर इट मूव्स। ठीक है, इसमें आपको बताया है, पूछा है गेस करो कि कौन सा एंड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो वो हमने लेबल कर ही दिया है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, अभी हमें दिख नहीं रहे हैं, वो सेपरेट तो हो गए हैं बट दिखाई नहीं दे रहे, तो इनको देखने के लिए वी हैव टू यूज अ स्टेन जिसका नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना इस नाम को, इथीडियम ब्रोमाइड, फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। बिना उसके नहीं दिखेगा। यू कैन नॉट सी द प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। अगर दोनों में से एक भी चीज की कमी हुई, यू कैन नॉट सी द डीएनए। ठीक है, यू कैन सी, किस कलर के दिखेंगे? यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन अ इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल exposed to UV light. This is the correct statement. Okay, the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel, इनको निकाला जाएगा, and extracted from the gel piece. This step is known as elution. Very very important. Again सब पे स्टार बनाना। elution पे क्वेश्चन आता है, कलर ऑफ बैंड पे क्वेश्चन आता है, स्टेन पे क्वेश्चन आता है, यूवी रेस पे क्वेश्चन आता है। The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA. अब वो जो आपका डिजायर्ड जीन मिल गया है ना, अब आप उसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे? जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अब आपको जो पीस ऑफ डीएनए मिल गया, उस पीस ऑफ डीएनए को आप एक ऐसे मिक्सचर में डाल दो जहाँ प्लाज्मिड्स पड़े हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दो, लाइगेज डाल दो, ये जाकर उससे जुड़ जाएगा एंड आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज रेडी फॉर द फर्दर प्रोसेस। डन। तो ये हुआ बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द सेकंड टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे इन्हीं क्लोनिंग वेक्टर में होते हैं, स्पेशली जो इन क्लोनिंग वेक्टर में मेथड आता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, कौन रेजिस्टेंट है, कौन ब्लू कलर देगा, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो उसको हम बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लोनिंग वेक्टर। बट जैसे जैसे हम बायोटेक पढ़ते जा रहे हैं, प्लीज़ या तो खुद के नोट्स बनाते जाओ या एनसीईआरटी में ही चीज़ों को मार्क करते जाओ, तभी आपको बायोटेक बाद में समझ में आएगी, वरना आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को कि कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ। गुड बाय।